गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के 14वें एपिसोड के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एवं इसे प्रमोट करें कि जिससे बेहतर वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। यदि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक और इसका पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पर प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन और प्रत्येक वीडियो का वहां पर पीडीएफ मटेरियल आपको उपलब्ध हो जाएगा। आज का जो प्रश्न है यह भी विशेष तौर पर भारत के भूगोल से ही है, जिसके अंतर्गत कुछ प्रमुख नदियों से प्रश्न है, कुछ पर्वतों से प्रश्न है और साथ साथ कुछ यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाओं से प्रश्न लिए गए हैं। तो आइए प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, अगर इसके विषय में हम बात करें तो सबसे पहला प्रश्न है, बेसाल्ट निर्मित तथा लावा प्रवाह से ढकी पहाड़ियां हैं। ध्यान रखिएगा, बेसाल्ट निर्मित हैं तथा लावा प्रवाह से ढकी हुई हैं, अर्थात इनका फॉर्मेशन बेसाल्ट से है लेकिन उसके पश्चात इस पर लावा का प्रवाह हुआ है। तो वैसे पूरा प्रायद्वीपीय भारत की जो संरचना है, अगर हम बात करें, यह सब बेसाल्ट से ही निर्मित है। किससे निर्मित है? बेसाल्ट से ही निर्मित है, जिसके अंतर्गत मेघालय का भी पार्ट आ जाता है। लेकिन कालांतर में जब पुनः इस पर भ्रंशन की क्रिया हुई, कई भ्रंश हुए हैं, उस भ्रंश के सहारे यहाँ पर मैग्मा का कालक्रम में निष्कासन हुआ, जिससे यहाँ पर दक्कन का ट्रैप बना है। तो जो लावा बाद में प्रवाहित हुआ है उसी के विषय में पूछ रहा है कि बसाल्ट से तो निर्मित सभी प्रायद्वीपीय भारत हैं, लेकिन कालांतर में जो इस पर दक्कन का ट्रैप का भाग आया, जिसके ऊपर मैग्मा का पुनः जमाव हुआ, वो उस पर कौन सी पहाड़ी है? तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा, जो विकल्प दिया गया है सेवराय पहाड़ी, तो सेवराय आपका पालनी, सेवराय, जवादी, ये सब कहाँ पे हैं? ये सब तमिलनाडु में हैं। तो यहाँ पर दक्कन का ट्रैप का पार्ट नहीं है, यहाँ पर ज्वालामुखी की क्रियाएं नहीं हुई हैं, बल्कि यहाँ पर हुई हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ज्वालामुखी की क्रियाएं कालांतर में हुई हैं। राजमहल की पहाड़ी, तो ये राजमहल की पहाड़ी पूरी तरीके से सही है, क्योंकि आप लोगों को पता भी होगा, जैसे हमने डिस्कस किया था, कि राजमहल की पहाड़ी पर ही एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है डालमा हिल। क्या नाम है? डालमा हिल। और यह डालमा जो हिल है, यह मेनलैंड का मृत ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी है, और यह एकमात्र ज्वालामुखी है। इसके अलावा जो बैरन और नारकोंडम है वो तो आपका अंडमान निकोबार पर है, मेनलैंड पर नहीं है। मेनलैंड पर सिर्फ अगर है तो वह डालमा हिल है, और डालमा हिल कहाँ पर है? तो राजमहल की पहाड़ी पर है, और राजमहल की पहाड़ी पर ही इस प्रकार के लावा का निक्षेप मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि अगर हम बात करें गढ़जात पहाड़ी की, तो गढ़जात पहाड़ी भी आपका मिलता है, या कह सकते हैं उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। यहाँ पर आप देखेंगे, इस मैप पे तो उतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा गढ़जात की पहाड़ी, जो 3 राज्यों की सीमा बनाता है। एक तरफ आपको झारखंड मिलेगा, और एक तरफ आपको उड़ीसा मिलेगा, और फिर वहीं पर छत्तीसगढ़ मिलेगा। तो 3 राज्यों की सीमा पर यह आपकी गढ़जात की पहाड़ी है, ये आप क्लियर रखिएगा। तो गढ़जात की पहाड़ी पे भी ऐसी कोई संरचना नहीं मिलती है। और गढ़जात की पहाड़ी का एक और बिंदु है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है मलयगिरी। क्या नाम है? मलयगिरी। तो मलयगिरी यह गढ़जात की सबसे ऊंची चोटी है, और गढ़जात की जो पहाड़ी है यह 3 राज्यों में विस्तृत है, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये आप क्लियर रखिएगा। इसके अलावा जो यहाँ पर दिया है महादेव, महादेव के विषय में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अतीत में। जो सतपुड़ा की पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा की पहाड़ी है। सतपुड़ा की पहाड़ी का विस्तार 3 राज्यों में है। एक इसका गुजरात में है जिसका नाम है राजपीपला की पहाड़ी। क्या नाम है? राजपीपला की पहाड़ी है। फिर जो मध्य प्रदेश में है उसका नाम आप देखेंगे महादेव है। क्या है? महादेव है। और जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर है मैकाल। क्या नाम है? मैकाल। और महादेव के भी 2 पार्ट हैं, जैसा हमने डिस्कस किया था। एक का नाम है बेतुल का पठार और एक का नाम है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम था धूपगढ़, और बेतुल का पठार है। बेतुल के पठार से ही बेतुल जिले में एक मुल्ताई नगर है जहां से निकलती है तापी नदी। तो इन सब प्रश्नों पर हमको भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये पिछले एपिसोडों में डिस्कस किए गए हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि महादेव किसका पार्ट है? तो सतपुड़ा का पार्ट है। यहाँ पर भी ज्वालामुखी के द्वारा किसी प्रकार के लावा का निक्षेप नहीं मिलता है, बल्कि लावा का जो निक्षेप है वो डालमा
हिल पर मिलता है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। अब इसके अलावा अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, भारत में अरुणाचल प्रदेश में जो संभाव्य जल विद्युत क्षमता है विपुल, यहाँ पे लिखा है अरुणाचल प्रदेश में संभाव्य जल विद्युत क्षमता, विपुल मतलब पर्याप्त क्षमता है। किसके कारण पर्याप्त क्षमता है? ये तो बात तय है कि अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत की पर्याप्त संभावना है, पर्याप्त क्षमता है। लेकिन यहाँ पर कारण क्या दे रहा है? अरुणाचल प्रदेश में अधिक वर्षा होती है। तो अरुणाचल प्रदेश में अधिक वर्षा होती है ऐसा नहीं है। सर्वाधिक अगर वर्षा देखा जाए पूर्वोत्तर भारत में तो मेघालय में होती है। कहाँ होती है? मेघालय में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। तो हम यह कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में अधिक वर्षा के कारण जल विद्युत क्षमता की संभावना अधिक है ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर कारण तो पूरी तरीके से गलत है। कारण क्या है? पूरी तरीके से गलत है, ये आप क्लियर रखिएगा। हाँ, ये बात दूसरी है कि अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत की संभावना पर्याप्त है। उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ से गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन गुजरती है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के गुजरने के कारण अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत की पर्याप्त संभावना है, ना कि यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, इसके कारण संभावना अधिक है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। इसके अलावा अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो वहाँ पर है आपका, पूर्वी घाट पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई मिलती है। अब यहाँ पर देखिए दो हमारे पास घाट हैं, एक का नाम है पश्चिमी घाट और एक का नाम है पूर्वी घाट। ये क्लियर रखिएगा। इसके विषय में हमको थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर लेना चाहिए। अगर हम बात करें कि सबसे ऊंची चोटी क्या है तो ध्यान रखिएगा उसका नाम है जिंदगाड़ा। क्या नाम है? जिंदगाड़ा। ये जिंदगाड़ा जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पर है? तो औरैया कोंडा में है। कहाँ पर? औरैया कोंडा एक उच्च भूमि है। तो औरैया कोंडा के जिंदगाड़ा जो है यहीं पर, ये जिंदगाड़ा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, एकदम क्लियर रखिएगा। और जिला कौन सा है? तो जिला है अराकू जिला। कौन सा है? अराकू जिला है। किस राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के अराकू जिला में औरैया कोंडा एक पहाड़ी है। उसी औरैया कोंडा पहाड़ी पर एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है जिंदगाड़ा। और फिर अगर हम बात करें, यह विशाखापत्तनम की उच्च भूमि इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विशाखापत्तनम की उच्च भूमि है। विशाखापत्तनम की क्या है? उच्च भूमि है, जहां पर यह जिंदगाड़ा पर्वत पाया जाता है, जिंदगाड़ा की चोटी पाई जाती है। और क्षेत्र कौन सा है? तो औरैया कोंडा क्षेत्र है। जिला कौन सा है? अराकू जिला है। और राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। तटवर्ती मतलब जो तटवर्ती क्षेत्र है वहीं पर यह पाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर तो हो जाएगा डी। लेकिन इसके विषय में थोड़ा सा और हम क्लियरिटी कर लें, क्योंकि हमको पश्चिमी घाट के विषय में अतीत में कोई प्रश्न नहीं था, तो इसलिए उसकी चर्चा यहाँ पर हम थोड़ा कर लेते हैं कि अगर हम बात करें पश्चिमी घाट का, तो पश्चिमी घाट में देखिए होता क्या यहाँ पर है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ये जो पश्चिमी घाट है, अगर हम पश्चिमी घाट के बारे में डिस्कस करें तो पश्चिमी घाट की टोटल यहाँ पर जो लंबाई है यह है 1450 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई करीब करीब मिलती है 615 मीटर, मतलब जो औसत ऊंचाई है सी लेवल से वो 615 है। अगर इसकी हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसकी अगर देखा जाए उत्तर में, तो उत्तर में 190 किलोमीटर है। अर्थात जो इधर वाला सेक्शन है इधर ज़्यादा चौड़ी है और जो साउथ वाला सेक्शन है वहाँ पर कम है, करीब करीब 75 किलोमीटर चौड़ी है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ध्यान रखिएगा, कन्याकुमारी से प्रारंभ होता है और यहाँ पर है महानदी तक। कहाँ तक है? महानदी तक। तो इसका विस्तार कन्याकुमारी से प्रारंभ होता है और कहाँ तक है? महानदी तक है। लेकिन इसमें कई पार्ट हैं, इसको भी हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं। एक पार्ट है कन्याकुमारी से और यहाँ पर है कृष्णा नदी तक। कहाँ तक है? कृष्णा नदी तक। तो कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक का जो क्षेत्र होता है इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। अब कृष्णा से लेकर के जो गोदावरी तक का क्षेत्र है, कहाँ तक का? गोदावरी, इन दोनों के मध्य का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं गोलकुंडा का तट। क्या कहते हैं? गोलकुंडा का तट। क्लियर रखिएगा। फिर अगर हम बात करें गोदावरी से महानदी तक के, तो इसका नाम रखते हैं उत्तरी सरकर। क्या नाम रखते हैं? उत्तरी
सरकर कहते हैं और इसी को कहते हैं उत्कल तट। क्या है? उत्कल तट। जैसा आप अपने जो हम लोग जनगण मन करते हैं तो उस जनगण मन में भी यहाँ पे आप देखेंगे उत्कल तट वहाँ पर भी प्रोनाउंस किया जाता है। उसका तात्पर्य यही है, उड़ीसा वाला क्षेत्र उत्कल तट है या फिर उत्तरी सरकर है, जिसका विस्तार गोदावरी से लेकर के कहाँ तक है? महानदी के मध्य में है। और अगर बात करें गोदावरी से किष्टा के मध्य में कौन सा है? तो गोलकुंडा का तट है। कन्याकुमारी से लेकर के किष्टा के मध्य में कौन है? तो कोरोमंडल तट है। और अगर हम ज़्यादा विस्तार करें तो कोरोमंडल का जो विस्तार है यहाँ पर अगर आप क्रम से देखें तो पालनी है, सेवराय है, जवादी है। ये तीन संरचनाएं आपकी तमिलनाडु में है। कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। कौन कौन है? पालनी, सेवराय और जवादी। इसके पश्चात अगर आप आंध्र प्रदेश में देखें तो आंध्र प्रदेश में तीन हैं। यहाँ पर है अगर लिख दें तो पालकोंडा, गोलीकोंडा, क्या है? गोलीकोंडा और नल्लामलाई। एक क्रम से हैं नल्लामलाई। तो ये जो संरचनाएं हैं ये आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी के साउथ में है। इसको क्लियर रखिएगा। नीचे से पालनी, सेवराय, जवादी, फिर पालकोंडा, बोलीकोंडा, नल्लामलाई। लेकिन पालकोंडा, बोलीकोंडा, नल्लामलाई किसके पार्ट हैं? तो आंध्र प्रदेश के पार्ट हैं। इसका यहाँ पर लोकेशन तो आपने देख लिया, लेकिन अगर इसके विषय में हम और डिस्क्राइब करना चाहें तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो हम लोगों को मिलता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। हम इसको थोड़ा दूसरे टाइप से बना के दिखा देते हैं। अगर हम बात करें कि हमारा ये है पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट का अगर विस्तार की हम बात करें तो इसका एक तट है जिसको कहते हैं कोरोमंडल। क्या है? कोरोमंडल है। एक तट है जिसको हम कहते हैं यहां पर गोलकुंडा। क्या कहते हैं? गोलकुंडा। फिर एक तट है जिसको कहते हैं हम लोग उत्तरी सरकर। इमेज में हम सबको दिखा दिए हैं, बस इसका हम विस्तार की बात कर रहे हैं। ये जो कोरोमंडल है ये कन्याकुमारी से प्रारंभ होता है। कहां से? कन्याकुमारी से प्रारंभ होता है। कहां तक जाता है? तो यहां पर है आपका कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। गोलकुंडा की बात करें तो कृष्णा से प्रारंभ होता है और कहां तक जाता है? तो गोदावरी तक जाता है। कहां तक जाता है? गोदावरी तक। उत्तरी सरकर की बात करें तो यह गोदावरी से प्रारंभ होता है और कहां तक जाता है? तो महानदी तक जाता है। कहां तक जाता है? महानदी तक। हम यहां पर बात कर रहे हैं कि यहां पर कन्याकुमारी से कृष्णा के मध्य में जो विस्तार है, यहां पर अगर आप क्रम से देखें तो पालनी, सेवराय और जवादी, ये तीन जो हैं ये तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है। क्रम से हैं। यह साउथ में है, अर्थात यह साउथ टू नॉर्थ है। ध्यान रखिएगा, साउथ टू नॉर्थ है। इसी प्रकार अगर और आप नॉर्थ में जाएंगे तो वहां पर मिलता है पालकोंडा, गोलीकोंडा, गोलीकोंडा और नल्लामलाई। अन्नामलाई नहीं है, नल्लामलाई है। ये जो पार्ट हैं ये किसके हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के हैं। किसके हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। इसके पश्चात फिर शुरू होता है आपका गोलकुंडा, और इसी गोलकुंडा के ही पार्ट में आप देखेंगे, इस गोलकुंडा के ही पार्ट में एक झील है जिसका नाम है कोल्लेरू झील। क्या नाम है? कोल्लेरू झील है। तो कोल्लेरू झील इसी में मिलती है जिसका नाम है गोलकुंडा का तट। फिर जब आप उत्तरी सरकर में जाते हैं या हम कहते हैं गोदावरी से महानदी की मध्य में जाते हैं तो यहीं पर आपको मिलता है विशाखापत्तनम की उच्च भूमि। क्या मिलती है? यहीं पर मिलती है विशाखापत्तनम की उच्च भूमि। विशाखापत्तनम की उच्च भूमि यहां पर मिलती है। और इसी उच्च भूमि का एक पार्ट है औरैया कोंडा। इसी का पार्ट है क्या? औरैया कोंडा। और इसी औरैया कोंडा की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है जिंदगाड़ा। क्या नाम है? जिंदगाड़ा। और किस जिले में है, अगर इसके विषय में आपको बताना हो तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर जिला जो है इसका नाम है अराकू। क्या नाम है? अराकू। और यहाँ पर जो राज्य है उसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यह कोरोमंडल तट है। और अगर इसी को हम अगर अपने उस इमेज में दिखाना चाहें तो इमेज में आप ऐसे क्रम से इनको ऊपर से कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो नदी मिलती है इसका नाम है दामोदर है। कौन है? दामोदर है। फिर अगर नीचे हम आते हैं तो फिर यहाँ पर आपको मिलती है स्वर्ण रेखा है। क्या है? स्वर्ण रेखा है। उसके बाद अगर आए तो बैतनडी है। क्या है? बैतनडी है। फिर ब्राह्मणी है। क्या है? ब्राह्मणी है।
फिर है महानदी है, क्या है, महानदी है, क्रम से ये है नॉर्थ से साउथ। फिर यहाँ पर आती है चिल्का झील है, क्या है, चिल्का झील है। और नीचे आते हैं तो फिर मिलती है यहाँ पर आपको ऋषिकुल्या नदी है, क्या है, ऋषिकुल्या। आप क्रम से देख सकते हैं ये सभी नदियाँ या झीलें उत्तर से दक्षिण के क्रम में हैं। फिर यहाँ पर आपको मिलता है वंशधारा, क्या मिलता है, वंशधारा, ये भी नदी है। और अगर आप और नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के क्रम में यहाँ पर मिलती है गोदावरी है, क्या है, गोदावरी है। फिर उसके बाद मिलती है इसी बीच में कोल्लेरू की झील है, क्या है, कोल्लेरू की झील है। फिर मिलती है किचड़ा नदी, क्या मिलती है, किचड़ा नदी। और नीचे चलते हैं तो फिर मिलती है पेन्नर, क्या मिलती है, पेन्नर मिलती है। फिर मिलती है आपकी पुलिकट झील, क्या मिलती है, पुलिकट झील। पुलिकट झील के विषय में हम लोग बात किए हैं कि यहीं पर आपका श्रीहरिकोटा है। और नीचे चलते हैं तो वहाँ पर मिलती है कावेरी, क्या मिलती है, कावेरी। और सबसे नीचे चलती हैं तो वहाँ पर मिलती है ताम्रपर्णी, क्या मिलती है, ताम्रपर्णी। इन सब पर डिस्कशन हम लोग अतीत में कर चुके हैं, लेकिन इनका क्रम आप याद रखिएगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम डिस्कस करें, आपका एक होता है पश्चिमी तट, एक पूर्वी घाट हो गया, एक हो गया पश्चिमी घाट। तो अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट को ही कहते हैं सह्याद्री की पहाड़ी, क्या कहते हैं, सह्याद्री की पहाड़ी, ये भी क्लियर रखिएगा। तो जिस प्रकार से पूर्वी घाट को हम कई भागों में बांटते हैं, उसी प्रकार से हम पश्चिमी घाट या सह्याद्री की पहाड़ी को भी कई भागों में बांटते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो इसकी टोटल जो लंबाई है यह करीब करीब मिलती है 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो उत्तर में इसकी चौड़ाई जो मिलती है यह कम है, लेकिन दक्षिण में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। उत्तर में चौड़ाई इसकी मिलती है 50 किलोमीटर। अगर हम दक्षिण में बात करें तो यहाँ पर मिलती है 65 से लेकर के 80 किलोमीटर। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई ज़्यादा है पूर्वी घाट की तुलना में, और इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। कितनी है, 1200 मीटर, क्लियर रखिएगा। इसका अगर हम विस्तार की बात करें तो आप अगर तापी नदी से इसकी सीमा प्रारंभ होती है और नीचे तक चलती है कन्याकुमारी तक। कहाँ जाती है, कन्याकुमारी तक। इसको अगर हम वर्गीकृत करें तो यहाँ से आती है गोवा तक। कहाँ तक आती है, गोवा तक। फिर यहाँ पर है नीलगिरी, और इन्हीं के मध्य में इनका नामकरण किया जाता है। इसका जो नाम है इसको कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं, कोंकण तट। इसी को एक नाम और देते हैं, कहते हैं इसको उत्तरी सह्याद्री। क्या कहते हैं, उत्तरी सह्याद्री है। तो यह उत्तरी सह्याद्री, इसी को कहते हैं कोंकण तट। इसको कहते हैं कन्नड़ तट। क्या कहते हैं, कन्नड़ तट। जो गोवा से नीलगिरी के मध्य में, इसको कहते हैं कन्नड़ तट। अगर हम बात करें नीचे पे तो यहाँ आपका जो इसको कहते हैं मालाबार तट। क्या कहते हैं, मालाबार। इधर है कोरोमंडल तट, इधर है मालाबार तट। तो ये आप क्लियर रखिएगा। मालाबार तट का जो विस्तार है ये कहाँ से है, तो नीलगिरी से प्रारंभ होता है और कन्याकुमारी तक है। तो इन प्रश्नों को भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। तो आपका चाहे पूर्वी घाट हो चाहे पश्चिमी घाट हो, दोनों घाटों को ध्यान में रखना है। दोनों में कौन कौन से क्रम है, इन क्रम को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूर्वी घाट पहाड़ी, अच्छा अगर यहाँ पे बात करें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अनाईमुड़ी। क्या नाम है, अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी किसका पार्ट है, तो अन्नामलाई का पार्ट है जो नीलगिरी के दक्षिण में है। तो नीलगिरी है, फिर अन्नामलाई है, फिर कार्डेमम है। तो नीलगिरी के बाद जो अन्नामलाई है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी। तो अनाईमुड़ी ही पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन कहीं कहीं आपको मिलता है हरिश्चंद्र। क्या मिलता है, हरिश्चंद्र। उसकी भी चर्चा हम लोग अभी कालक्रम में करेंगे थोड़ा आगे बढ़ने के पश्चात। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका आंसर है विशाखापत्तनम की उच्च भूमि में ही मिलता है क्या, जिंदगाड़ा। और क्षेत्र कौन सा है, अराकू क्षेत्र है। और यहाँ पर जिला कौन सा है, तो जिला के विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख सकते हैं, भारत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण है। मतलब जहां पर सूखा ज्यादा है उसके विषय में पूछ रहा है। कौन सा क्षेत्र है कि जो सूखा ग्रस्त है, तो आपको इसका जवाब देना है। यहाँ पर लिखा है तिस्ता नदी घाटी, रांची की घाटी, कोंकण का तट, फिर लिखा है रायलसीमा। तो बताना है कौन सा सूखा ग्रस्त है। अब तिस्ता घाटी क्या है, तिस्ता नदी के विषय में आपको पता होगा।
तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, इसके विषय में हम लोग देख चुके हैं कि यह ब्रह्मपुत्रा की सहायक है। किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक है, एक क्लियर है। तो यह सूखाग्रस्त क्षेत्र ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर रांची की घाटी है। रांची की घाटी के भी विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर के पठार में एक पार्ट है राजमहल का, एक है हजारीबाग, एक है रांची। तो रांची की घाटी, रांची का पठार यहाँ पर दामोदर घाटी से संबंध रखता है, तो यह भी शुष्क नहीं है। फिर अगर हम बात करें कोंकण तट, तो अभी हम देखिए यहाँ पर जो क्षेत्र ये है कोंकण तट, यहाँ पर भी पर्याप्त वर्षा होती है। रायल सीमा में वर्षा नहीं होती है। अब रायल सीमा कहाँ है, इसके विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग है। तो आंसर आपका तो है रायल सीमा, लेकिन रायल सीमा का संबंध कहाँ से, ये हमको क्लियर होना चाहिए। तो जैसे हम लोग अभी देखे हैं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, उसी प्रकार अब रायल सीमा को समझने के लिए हम लोगों को जो देखना पड़ेगा वह देखना पड़ेगा दक्कन का यहाँ पर ट्रैप, दक्कन का पठार। तो मेन हम बात करते हैं दक्कन के पठार का, हम बात कर लेते हैं दक्कन का पठार। ये जो दक्कन का पठार है इसके भी कई पार्ट हैं। एक है जिसको कहते हैं दक्कन का ट्रैप। क्या कहते हैं? दक्कन का ट्रैप। तो जो दक्कन का ट्रैप है, और एक जो है जिसको कहते हैं कर्नाटक का पठार। क्या कहते हैं? कर्नाटक का पठार। और एक जो है इसको हम कहते हैं, मतलब यहाँ पर दो पार्ट हो जाता है, एक को कहते हैं तेलंगाना का पठार। तो यहाँ पर दो पार्ट कर लो, पहले एक ही में था लेकिन वर्तमान में अलग हो चुका है। एक होता है जिसको कहते हैं तेलंगाना का पठार, और एक होता है जिसको कहते हैं आंध्र प्रदेश का पठार। क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश का पठार। तो यह क्लियरिटी रखिएगा कि एक आंध्र प्रदेश का पठार है, एक तेलंगाना का पठार है, एक कर्नाटक का पठार और एक है दक्कन का ट्रैप। दक्कन के ट्रैप का जो सर्वाधिक विस्तार है ये है महाराष्ट्र में। इसमें जो पहाड़ियां हैं इनका नाम क्रम से है नॉर्थ टू साउथ। सतमाला है, अजंता है, बालाघाट है और है हरिश्चंद्र। क्या नाम है? हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र की ही सबसे ऊंची चोटी का नाम है, यहां पर हम कहते हैं कलसूबाई। क्या नाम है? कलसूबाई। तो कलसूबाई जो है हरिश्चंद्र की सबसे ऊंची चोटी है, और कभी कभी किसी किसी सोर्स में इसी कलसूबाई को ही कह देते हैं पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। जबकि वास्तव में देखा जाए पश्चिमी घाट की जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है उसका नाम जो रखा जाता है उसका नाम है अनाईमुड़ी। क्या नाम है? अनाईमुड़ी। तो ये क्लियर रखिएगा जो अन्नामलाई का पार्ट है, लेकिन फिर भी कलसूबाई को ध्यान रखिएगा कि यह दक्कन के ट्रैप का पार्ट है जो हरिश्चंद्र की सबसे ऊंची चोटी है। उसी प्रकार अगर हम बात करें कर्नाटक के पठार का, तो कर्नाटक के पठार का भी दो भाग है। एक जो भाग है इसको कहते हैं मलनाड। क्या कहते हैं? मलनाड। और एक है जिसको कहते हैं मैदान। क्या कहते हैं? मैदान। जो मलनाड है ये पहाड़ी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? पहाड़ी क्षेत्र है। जो मैदान है एक ऐसा क्षेत्र, ये पठारी क्षेत्र है। तो कर्नाटक में भी अगर हम बात करें तो यह वेस्ट में है, मतलब ये तट के समीप है, यह तट से थोड़ा दूर है, ईस्ट में है। तो यह वेस्ट में है या ईस्ट में है, और यही जो मलनाड है यहीं पर एक पहाड़ी जिसका नाम है बाबा बूदन की पहाड़ी। क्या नाम है? बाबा बूदन की पहाड़ी है। और बाबा बूदन की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कुद्रेमुख। क्या नाम है? कुद्रेमुख। और नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोदा बेटा। जो ये मैदान है या जो पठारी भाग है जिसको हम दो भागों में पुनः बांट देते हैं, एक भाग हो जाता है जिसको कहते हैं कर्नाटक का पठार, और एक कर्नाटक मैसूर का पठार, और एक होता है बंगलुरु का पठार। तो इसमें भी दो पठार हैं। जो उत्तर वाला भाग है इसको कहते हैं बंगलुरु का पठार। क्या कहते हैं? बंगलुरु का पठार। और जो दक्षिण में रहेगा मैसूर, मतलब यहाँ पर मैदान में दो पठार हैं, एक बंगलुरु का पठार है कर्नाटक में है, और एक है इसको कहते हैं मैसूर का पठार। क्या कहते हैं? मैसूर का पठार। तो इसको जो नाम दिया जाता है इसको कहते हैं उत्तर की उच्च भूमि, क्योंकि उत्तर में है तो यह उत्तर की उच्च भूमि है, यह दक्षिण की उच्च भूमि है। ये भी क्लियर रखिएगा क्योंकि प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। फिर हम आते हैं ये तेलंगाना के पठार पे और आंध्र प्रदेश के पठार पर। तो तेलंगाना के पठार पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है शेषाचलम की पहाड़ी। क्या नाम है? शेषाचलम की पहाड़ी है। तो यहां से कुछ पार्ट को हम हटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर हम बात करें कि जो तेलंगाना का है, यहां पर जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है शेषाचलम की पहाड़ी। क्या नाम है?
शेषाचलम की पहाड़ी है। और जो आंध्र प्रदेश का है यहां पर है रायलसीमा। क्या है? रायलसीमा, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है रायलसीमा। तो ये है रायलसीमा, और इसी पर प्रश्न पूछा गया है। तो रायलसीमा जो है, ध्यान रखिएगा, यह किधर है? आंतरिक भाग में आता है, और यह पूर्वी कह सकते हैं पश्चिमी घाट के वृष्ट छाया प्रदेश में आता है। तो चूंकि यह वृष्ट छाया प्रदेश में, तो यहाँ पर वर्षा होती ही नहीं है, यह शुष्क क्षेत्र हो जाता है। ये भी क्लियर एकदम रखिएगा। तो ये जो सब सेक्शन है, ये सेक्शन किसके हैं? दक्कन के पठार का है। और इसी तेलंगाना के पठार और आंध्रा के पठार के मध्य से एक नदी गुजरती जिसका नाम है कृष्णा नदी। क्या नाम है? कृष्णा नदी। तो इसको भी एकदम क्लियर रखिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न के पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहती है। अब हम चलते हैं अपने मतलब यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो रायलसीमा। क्या हो जाएगा? रायलसीमा, क्योंकि रायलसीमा ही इसका प्रॉपर आंसर है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अच्छा, यहां पर अगर हम क्रम जो अभी लिखे हैं, अगर हम इस क्रम की बात करें कि जो हम अभी बात किए हैं दक्कन का या जो पठार है, तो इसमें यह वाला पार्ट नहीं है। जो पश्चिमी घाट ए भी नहीं है, जो पूर्वी घाट है ए भी नहीं है। यह जो पार्ट है सिर्फ इतने तक की चर्चा है। इसी में है दक्कन का ट्रैप है, और यहीं पे है सतमाला, अजंता, बालाघाट, कल और हरिश्चंद्र। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कलसुबाई। फिर यहां पर जो है इसका नाम है कर्नाटक का पठार। इस कर्नाटक के पठार में इधर का जो भाग है इसका नाम है मलनाड। इधर का भाग है जो इसका नाम है मैदान। मैदान में भी यहाँ ऊपर बंगलुरु है और नीचे मैसूर है। और इधर का जो पार्ट है यहाँ पर है तेलंगाना का पठार, जहाँ पर शेषाचलम है। और जो थोड़ा साउथ में है यहाँ पर है आंध्रा का पठार जिसका नाम है रायलसीमा। तो एकदम क्लियर रखिएगा, क्योंकि क्लियर कट आपको इमेज पता होनी चाहिए। तो इसलिए दोनों तथ्यों को ध्यान में रख करके ही आपको आंसर देना है, कि जिससे आंसर आपका बेहतर हो सके। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह बंगाल की खाड़ी में नहीं होता है? बहुत सी नदियां हैं जिनका प्रवाह बंगाल की खाड़ी में होता है, लेकिन कुछ नदियां हैं जिनका प्रवाह बंगाल की खाड़ी में नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो नदी लिखा है शत्रुंजी, कौन सी नदी लिखा है? शत्रुंजी। तो शत्रुंजी नदी का जो प्रवाह है यह बंगाल की खाड़ी में नहीं है, बल्कि इसका प्रवाह कहाँ पर है? तो इसका प्रवाह होता है अरब सागर में। कहाँ पर होता है? अरब सागर में। यह नदी कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपको मिलता है गिरी का माउंटेन है, और यहीं पर है गिरी का वन। क्या है? गिर के जंगल हैं। तो गिर जंगल के पास से ही यह नदी निकलती है जिसका नाम है शत्रुंजी। और यह इसी नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है खारी नदी। इस पर भी अतीत में प्रश्न पूछा जा चुका है कि खारी नदी किसकी सहायक है, मतलब या अरब सागर की शाखा की है कि बंगाल की खाड़ी की। तो ध्यान रखिएगा, एक चंबल नदी की भी सहायक नदी जिसका नाम है खारी। तो खैर, इन प्रश्नों का जवाब थोड़ा सोच समझ के देना है, क्योंकि खारी नदी का एक प्रवाह चंबल के साथ बंगाल की खाड़ी में जाता है, क्योंकि चंबल यमुना में जाएगी, यमुना गंगा में जाएगी, गंगा आके बंगाल की खाड़ी में जल का विसर्जन करती है। एक खारी का संबंध तो बंगाल की खाड़ी से है, लेकिन एक खारी का जो संबंध है वह अरब सागर से है। तो यह क्लियर रखिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर तो हो जाएगा शतरंजी। बाकी अगर हम बात करें बैतरणी, नागवती, नागवली और स्वर्णरेखा, तो हमने कहा था कि जब आप नॉर्थ से साउथ ऐसे चलते हैं तो जो नदियों का क्रम है, एक क्रम से आपको ध्यान रखना है। सबसे ऊपर तो आपको मिलती है दामोदर, दामोदर के पश्चात मिलती है सुवर्णरेखा, सुवर्णरेखा के बाद मिलती है बैतरणी, बैतरणी के पश्चात मिलती है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के बाद मिलती है महानदी, महानदी के बाद मिलती है चिल्का, चिल्का के बाद मिलती है ऋषिकुल्या, ऋषिकुल्या के बाद मिलती है वंशधारा, वंशधारा के बाद जो मिलती है उसी का नाम है नागवली। क्या नाम है? नागवली। तो क्लियर रखिएगा, ऋषिकुल्या वंशधारा के पश्चात जो नदी है उसका नाम है नागवली। और ये भी कहां पर है? तो उड़ीसा वाले सेक्शन में है। कहां पर है? उड़ीसा वाले सेक्शन में है। उसके नीचे आते हैं तो फिर जाके आपकी गोदावरी मिलती है, कोल्लेरू झील मिलती है और कृष्णा मिलती है। तो यह क्रम भी आपको क्लियर रखना है, क्योंकि क्रम से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से चाहे बैतरणी हो, चाहे नागवली हो, चाहे स्वर्णरेखा, ये सब बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती हैं, जबकि शतरुंजी जो है यह अरब सागर में अपने जल का विसर्जन करती है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला हमारा जो प्रश्न है आप देखिए यहाँ पर लिखा है इंदिरा सागर, या हम कहें इंदिरा गांधी जो नहर। इंदिरा सागर तो अलग है, इंदिरा सागर का संबंध हम कह सकते हैं नर्मदा नदी से है, नर्मदा नदी पर एक डैम है। लेकिन यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर की बात किया गया कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकली है। तो क्लियर रखिएगा, यह जो आपकी सिंधु नदी है, सिंधु की एक सहायक नदी जिसका नाम है सतलज।
और इसी सतलज की एक सहायक नदी जिसका नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका नाम है, यहाँ पर हम कह सकते हैं ब्यास है। देखिए यहाँ पर अगर क्रम से हम देखें, यहाँ पर रावी है, ब्यास है, ये सब ब्यास है यहाँ पर। तो ब्यास है और प्लस सतलज, इन दोनों के संगम पर एक स्थान है जिसका नाम हरिके बैराज। क्या नाम है? हरिके बैराज। ये कहाँ पर है? अगर हरिके बैराज के विषय में आपको बताना हो तो क्लियर रखिएगा, ये जो हरिके बैराज है, हरिके बैराज, यह पंजाब के कपूरथला में है। कहाँ पर है? कपूरथला। कहाँ पर है यह? पंजाब में। तो पंजाब के कपूरथला में स्थित है हरिके बैराज, और इसी हरिके बैराज से ही जो नहर निकलती है उसका नाम है इंदिरा नहर। क्या नाम है? इंदिरा नहर। और इंदिरा नहर का जो जल है यह ज़्यादातर कहाँ जाता है? तो राजस्थान में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार एक बैराज आपकी गंगा नदी पर जिसका नाम है फरक्का बैराज। क्या नाम है? फरक्का बैराज। फरक्का बैराज से ही एक नदी हुगली, जो वेस्ट बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जल का विसर्जन करती है, और इसकी एक शाखा जो पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और फिर ब्रह्मपुत्रा से मिलने के बाद मेघना और पद्मा के नाम से, या नीचे मतलब पद्मा और मेघना के नाम से जल का विसर्जन बंगाल की खाड़ी में करती है। तो इन तथ्यों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिके बैराज, क्योंकि हरिके बैराज से ही यह नदी, यह नहर निकलती है। और वहां पर कौन कौन सी नदी है? तो सतलज है और ब्यास नदी का संगम वहां पर पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफी अच्छा है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर असत्य का चयन करना है, सत्य का नहीं। और यहाँ पर क्या लिखा है? जो गंगा के डेल्टाई भाग हैं, क्या गंगा के जो डेल्टाई भाग हैं यहाँ पर सघन सुंदरबन पाए जाते हैं। ये बात तो ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर लिखा है यहाँ सुंदरी जो वृक्ष है इसकी बहुलता, ये भी ठीक है, क्योंकि जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, जिसको मैंग्रोव कहते हैं। इसी को हम कक्ष वनस्पति भी कहते हैं, इसी को हम क्रान भी कहते हैं। तो क्रान वनस्पति है, कक्ष वनस्पति है, ये सब इसी के पार्ट है, मैंग्रोव, कक्ष, क्रान। और क्योंकि मैंग्रोव में एक वृक्ष है जिसका नाम है सुंदरी, और इसी सुंदरी के नाम पर सुंदरबन नाम पड़ा है। क्या नाम पड़ा है? सुंदरबन। तो सुंदरबन में चूंकि सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है सुंदरबन। और इस सुंदरबन की जो सुंदरी वृक्ष है, ये काफी ज्यादा हार्ड होती है, काफी सख्त होती है, काफी टिकाऊ होती है। इसका प्रयोग किया जाता है नौका बनाने में। क्या किया जाता है? नौका बनाने में। यहाँ पर लिखा है इस वन के वृक्षों की लकड़ी कठोर एवं टिकाऊ होती, ये पूरी तरीके से सही है। लेकिन जो लिखा है इस वन की लकड़ी मुलायम एवं कमजोर होती, ये गलत है, क्योंकि ये लकड़ियाँ काफी सख्त होती हैं, इसलिए इसका प्रयोग नाविक लोग क्या करते हैं? नाव बनाने में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है सियोक गोला दर्रा। सियोक गोला दर्रा बताइए कहाँ पर स्थित है या किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो यह सीधा सीधा प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको याद ही करना पड़ेगा। तिस्ता नदी के द्वारा यह बनाया जाता है, जिसका नाम है सियोक गोला। क्या नाम है? सियोक गोला दर्रा। इसके द्वारा बनाया जाता है तिस्ता नदी के माध्यम से। तिस्ता नदी कहाँ पर है? तो सिक्किम में है। कहाँ पे आके मिलती है? तो ब्रह्मपुत्रा में आके अपने जल का विसर्जन करती है। कहाँ से निकलती है? तो वहाँ पर मिलता एक चोल्हामू लेक है, चोल्हामू लेक से निकलती है सिक्किम में। तो क्लियर रखिएगा। इस प्रकार से अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला जो हमारा प्रश्न है यहाँ पर लिखा है शैलों के तलचर श्रृंखला से संबंधित प्रश्न है, कि जो तलचर श्रृंखला का शैल है इसके विषय में आपको बताना है। तो वैसे तो इसका जो आंसर है वो है निचले गोंडवाना लैंड से, लेकिन यह आंसर क्यों है पहले इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। अगर हम गोंडवाना काल की बात करें तो गोंडवाना जो काल है, वैसे ये भौगोलिक कैलेंडर की हम कई बार बात किए हैं। तो पैलोजोइक जो कालखंड है, पैलोजोइक कालखंड में सबसे पुराना है कैम्ब्रियन है, आर्डोविशियन है, सिलरियन है, डेवोनियन है, कार्बोनीफेरस और परमियन है। ये जो कार्बोनीफेरस कालखंड है, इसी कालखंड में ज़्यादातर गोंडवाना कालक्रम की चट्टानें बनी हैं। लेकिन यहाँ से प्रारंभ होकर के एक कहाँ तक बनी है? तो जुरासिक तक। तो कह सकते हैं कार्बोनीफेरस काल से लेकर के जुरासिक कालखंड तक का जो काल होता है, इसे हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी कालखंड में गोंडवाना लैंड की जो संरचनाएं हैं या जो कोयले का निक्षेप है उसका फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो गोंडवाना कालखंड की चट्टानें हैं, इसमें खास करके जो मछलियाँ हैं, देखिए इसमें वनस्पतियों का तो निक्षेप है ही है,
साथ में मछलियों का, और जो रेंगने वाले, क्या, जो रेंगने वाले यहाँ पर जीव हैं, इनके भी अवशेष पाए जाते हैं। तो इन्हीं का अवशेष, इन्हीं का जो अवशेष है, जब नदी घाटियों में, क्या, नदी घाटियों में इनका जमाव कर दिया जाता है, तो उससे जो संरचना बनती है वो बनती है तलचर संरचना। तो ध्यान रखिएगा, जो तलचर संरचना है ये क्या है, अगर इसके विषय में आपको कहना है तो तलचर क्या है, इसका निर्माण घाटियों में नदियों द्वारा एकत्र किए जाने वाले पदार्थों से हैं। और ये जो पदार्थ इसमें मिले हैं, ये पदार्थ कहाँ से आए हैं, तो निचले गोंडवाना कालक्रम के हैं। और ये जो गोंडवाना कालक्रम है, ये कब से कब तक का है, तो कार्बोनिफेरस से लेकर के जुरासिक कालखंड तक का है। और इसी गोंडवाना कालखंड की जो संरचनाएं हैं, उसी में मछलियां तथा रेंगने वाले जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, और यही तलचर श्रृंखला में जाकर के जमा हुए हैं। तो इस आधार पर इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला हमारा प्रश्न है, काफी अच्छा है। यहाँ पर देख सकते हैं मिलान करना है, और आपको चयनित करना है कि कौन सा इसमें मिलान सही नहीं है। सब सही है, अच्छा इसमें से बताना कौन सा सही नहीं है। जो गलत है उसी का चयन करना है, अर्थात सब सही होंगे, सिर्फ एक गलत होगा। तो यहाँ पर लिखा है कोडाई कनाल। क्या लिखा है, कोडाई कनाल, इसके विषय में बताना है। कोडाई कनाल ध्यान रखिएगा, यह पालनी के क्षेत्र में स्थित है। जो हम पालनी की बात कर रहे हैं, पालनी सेवराय जवादी, जो तमिलनाडु का पार्ट है, तो पालनी में ही यह स्थान है जिसका नाम है कोडाई कनाल। शिमला की अगर बात करें तो शिमला पीर पंजाल का भाग नहीं है, ये आप क्लियर रखिएगा, यही गलत है। बाकी माउंट आबू जो है यह अरावली का पार्ट है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर। और इसी गुरु शिखर से दो नदी निकलती है, एक का नाम था बनास और एक का नाम था पश्चिमी बनास, दो है, ये क्लियर रखिएगा। ये जो पश्चिमी बनास था यही सहायक थी लूनी की, और ये जो बनास थी ये किसकी सहायक थी, तो चंबल की। क्लियर रखिएगा, इसी गुरु शिखर से निकली थी। तो माउंट आबू अरावली का पार्ट है, और उटक मंड जो है यह नीलगिरी का पार्ट है, ये भी क्लियर रखिएगा। लेकिन जो शिमला है यह पीर पंजाल का पार्ट नहीं है। अगर हम बात करें लघु हिमालय का, तो लघु हिमालय का जो विस्तार है यह 3 राज्यों में है, 3 राज्य और प्लस नेपाल में है। तो यहाँ पर मिलता है आपका पीर पंजाल है, क्या है, पीर पंजाल है, फिर धौलाधर है, धौलाधर, फिर है नागटीबा, क्या है, नागटीबा, उसके पश्चात है महाभारत। क्या है, महाभारत। महाभारत जो है यह नेपाल में, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। नागटीबा जो है उत्तराखंड में भी, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। धौलाधर है या हिमाचल प्रदेश में है। पीर पंजाल कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। तो आप क्लियर होगा कि जो शिमला है यह जम्मू कश्मीर का पार्ट नहीं है, बल्कि यह किसका पार्ट है, हिमाचल प्रदेश का पार्ट है। और यह पीर पंजाल का नहीं पार्ट है, बल्कि किसका है, धौलाधर का पार्ट है। तो इस आधार पर यही मैच नहीं कर रहा, बाकी सब मैच कर रहे हैं। अर्थात इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न काफी अच्छा है, यहां पर आप देख सकते हैं। प्रश्न है, नहर द्वारा सिंचाई भारत के कुल सिंचित क्षेत्र के मात्र 40% भाग में होती है। ये पूरी तरीके से गलत है। 40% पे नहीं होती है, बल्कि 32% भाग पर सिंचाई जो है नहरों के द्वारा भारत में की जाती है। सर्वाधिक अगर हम सिंचाई की बात करें तो सर्वाधिक सिंचाई भारत में जो होती है यह भूमिगत जल से होती है। कितना परसेंट, 67% जो हमारी सिंचाई होती है यह भूमिगत जल से होती है। किससे होती है, भूमिगत जल। अब भूमिगत जल का तात्पर्य है कि चाहे हम इसको पंप के माध्यम से, जिसके भी माध्यम से इस जल का हम प्रयोग करें सिंचाई के लिए, तो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है भूमिगत जल का, उसके पश्चात नहर सिंचाई का। लेकिन विश्व में जो नहर सिंचाई प्रणाली है उसमें भारत का स्थान सर्वोपरि है। भारत में नहर प्रणाली सबसे विकसित है और सबसे लंबी है। भारत की जो नहर प्रणाली है यह लगभग 1 लाख किलोमीटर लंबी है। कितना है, 1 लाख किलोमीटर लंबी है, जो विश्व में सर्वाधिक है। अगर हम नहर की बात करें तो नहर भी 2 प्रकार की होती हैं। एक नहर होती है जिसको कहते हैं हम यहाँ पर आपलावन। क्या कहते हैं, आपलावन। और एक होती है जिसको कहते हैं यहाँ पर नित्यवाही। क्या होती है, नित्यवाही। नित्यवाही का तात्पर्य है कि आप नदियों पर बैराज बनाते हैं, नदियों पर आप बांध बनाते हैं, और इस बांध के सहारे आप नदियों में प्रॉपर जल पूरे वर्ष भर मेंटेन करते हैं। तो ये होती है नित्यवाही। जो आपलवावी होती है, आपलावन, इसका तात्पर्य है कि इस पे ना तो बांध रहेगा ना तो बैराज रहेगा,
बस नदी का जो एक्स्ट्रा जल होता है बाढ़ के दौरान, कब? बाढ़ के दौरान जो एक्स्ट्रा जल है, जो एक्स्ट्रा जल है, यही इस नहरों के माध्यम से लोगों को प्राप्त होता है। यह प्रॉपर नहीं होता, लेकिन फिर भी एक होता आप्लावन, एक होता नित्यवाही। तो नदी के बारे में भी ध्यान रखिएगा। बाकी दूसरा यहां पर लिखा, अर्थात पहला तो गलत है, अर्थात यहां पर कथन जो है ये गलत है। तो ऐसे तो आंसर मिल गया कि हमारा आंसर होगा डी, लेकिन फिर भी आप दूसरे को भी पढ़ लीजिए। लिखा है प्रायद्वीपीय भारत में नहर द्वारा सिंचाई क्षेत्र के विकास की संभावना सीमित है। ये पूरी तरीके से सत्य है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत है ये पठारी है। कैसा है? पठार है। पठारी क्षेत्र पर नहर बनाना थोड़ा जटिल कार्य है, इसलिए पठारी क्षेत्र पर जो सिंचाई होती है तालाब के माध्यम से होती है। किस माध्यम से होती है? तालाब के माध्यम से। तो प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक सिंचाई तालाब से होती है, ये भी क्लियर रखिएगा। इस प्रकार इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न काफी अच्छा है, आप देख सकते हैं। लिखा है सुमेलित करना है और एक ही इसमें सही है, बाकी सब गलत है। उकाई, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जो उकाई है प्लस ककड़ा पार, क्या? ककड़ा पार प्लस उकाई, ये दोनों जो है एक किस नदी पर है? तापी नदी पर है। किस नदी पर है? तापी नदी पर है। और कहां पर है? या गुजरात में है। तो यह तो गलत है, कोई बात नहीं। और आपको बताना क्या? सही बताना है। अच्छा, पायकारा जो है, पायकारा के विषय में पूछा, तो पायकारा जो है ये कहां पर है? ये तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है। शरावती जो है आपको पता होगा, यह कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में है। और शरावती नदी पर ही सबसे ऊंचा जलप्रपात था, जिसका नाम है जोग जलप्रपात। क्या नाम है? जोग जलप्रपात। ये भी आपको डिस्कस किया गया है। फिर अगर हम बात करें पल्लीवासल, तो पल्लीवासल तो ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। और ये देखिए ये केरल में है, ये सही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। और इस प्रकार से आज का यह जो एपिसोड है, इस एपिसोड में जितने भी प्रश्न थे उन प्रश्नों को हम लोग बेहतर ढंग से बनाने का और समझने का प्रयास किए हैं। हमें यह उम्मीद है कि बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। बाकी हम लोग पुनः कल एक नए टॉपिक में, वो भी भारत के भूगोल से संबंध रखने वाला होगा, उस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।